वेलकम टू बनाना अकेडमी, जहाँ हम अकाउंट्स आपके लिए इतना इजी बना देंगे जैसे आप बनाना खा रहे हो। तो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि अकाउंटेंसी इज़ अ रिटन रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिटन रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स। ठीक है, फाइनेंशियल मैटर्स हमने देखे थे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शंस और एक होते हैं इवेंट्स। ये 2 टाइप के फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं जो रिकॉर्ड होते हैं अकाउंटेंसी में। ट्रांजैक्शंस में हमने देखा था फॉर इट टू बी कॉल्ड अ ट्रांजैक्शन, फॉर समथिंग टू बी अ ट्रांजैक्शन, क्या क्या उसमें होना चाहिए, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ताकि वो क्वालिफाई करे एक ट्रांजैक्शन होने के लिए। तो पहला हमने देखा था दैट इट हैज़ टू बी एन एक्सचेंज। ठीक है, पहला इट हैज़ टू बी एन एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब लेन देन, गिव एंड टेक। आपने कुछ दिया, बदले में आपने कुछ लिया, या आपने कुछ लिया, उसके बदले में आपने कुछ दिया। ठीक है, सो देयर हैज़ टू बी एन एक्सचेंज। नाउ दिस एक्सचेंज कैन नॉट बी विथ योर सेल्फ। मैंने 500 रुपये ये पॉकेट में से निकाल के ये पॉकेट में रख दिए, या पॉकेट से निकाल के अपने पर्स में रख दिए, तो अपने आप के साथ आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। एक बिजनेस भी वैसे खुद के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकता कि कैश ये ड्रॉर से निकाल के यहाँ रख लिया, वहाँ से आकर ले। देयर हैव टू बी एटलीस्ट 2 people और ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्ड। अब ये 2 लोग, 2 ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? आपस में 2 लोग में भी एक्सचेंज हो सकता है, आपस में 2 ऑर्गेनाइजेशंस में भी एक्सचेंज हो सकता है, या एक साइड पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक साइड पे एक इंसान है, वो भी कॉम्बिनेशन चलता है। जैसे कंपनी अपने नाम से चेक काट रही है सैलरी का टू एन एम्प्लॉई। मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, सपोज ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, उसमें मैं काम करती हूँ। ठीक है, तो वो कंपनी के नाम से, ना कि वो कंपनी के CEO, ना कि वो कंपनी के शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स, कंपनी के नाम से मुझे चेक आता है सैलरी का हर महीने। तो एक साइड पे वो ट्रांजैक्शन के, वो एक्सचेंज के एक साइड पे मैं हूँ, एक साइड पे कंपनी है। ठीक है, पर 2 एंटिटीज़ का होना, एंटिटी मीन्स पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, 2 एंटिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है फॉर इट टू बी अ ट्रांजैक्शन। और किस चीज़ों का एक्सचेंज? ये एक्सचेंज जो 2 लोग या 2 ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हो रहा है, वो चीज़ों का एक्सचेंज जिसे हम मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी टर्म्स, मतलब जिसकी कोई पैसों में वैल्यू हो। ठीक है, वो चीज़ों का एक्सचेंज। और ये इस पूरे एक्सचेंज का कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। फाइनेंशियल इम्पैक्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने 500 का चेंज किसी से ले लिया है, 500 दिए हैं और बोला 100 रुपीज़ में मेरे को दे दो, उस पर उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं हुआ है आप पे, तो वो आपके लिए एक ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन, ये सारी चीज़ें अगर एक साथ हो रही हैं, इट इज़ एन एक्सचेंज बिटवीन 2 people or 2 organizations, and that exchange is of something that can be measured in monetary terms, जिसकी पैसे में कोई स्पेसिफिक वैल्यू है और उसका कोई आप पे फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। ठीक है, तब वो ट्रांजैक्शन होता है। दूसरा मैंने आपको बताया था इवेंट। इवेंट मैंने आपको बताया था कि वो होते हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं है, एक्सचेंज नहीं है 2 लोगों में, ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन इनकी कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है आप पे, या फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस है इसकी, आप पे फाइनेंशियली कोई इफ़ेक्ट कर रहे हैं या कोई फाइनेंशियल इम्पोर्टेंस है इसकी, तो आप उसे रिकॉर्ड करना चाहेंगे। इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सपोज़ आपका कैशियर आपके पैसे लेके भाग गया है, नया कैशियर है,
आपके कैश बॉक्स में से, बिजनेस के ड्रॉर में जिसमें आप पैसे रखते हैं, उसमें से पैसे लेके भाग गया। अब वो एक्सचेंज नहीं हुआ बिटवीन टू पीपल, इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन तो नहीं है, लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ना न्यू कैश फिगर की इतने कैश कम हुए हैं। क्यों? नहीं तो गलत इन्फॉर्मेशन के साथ आप बिजनेस कैसे करेंगे? आपको रिकॉर्ड दिखाएगा कि ज़्यादा कैश है उतना आपके पास नहीं, तो ऐसे बिजनेस तो नहीं चलेगा ना। तो इट हैज़ अ सर्टन फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन यू, सो इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, सो दैट इज़ एन इवेंट। ठीक है, इवेंट मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, इवेंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, और दूसरा होता है जो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं है। ठीक है, एक जो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस है, एक जो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं है। अभी जो एग्जांपल मैंने दिया, कैशियर आपका कैश बिजनेस में से लेके भागा है, दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप सपोज सप्लायर से न्यू ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, आपकी स्टेशनरी शॉप है, आप न्यू ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, तो आप जाके देखते हैं कि मेरे पास स्टॉक कितना बाकी है, मेरे पास मार्कर्स कितने बाकी हैं, रजिस्टर्स कितने बाकी हैं, पेन्स कितने बाकी हैं, नोटबुक्स कितने बाकी हैं, ये आप एक बार अपना स्टॉक जाके लिखते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस जो आपको लिखनी पड़ेगी, अपना स्टॉक। एंड इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। आपने कुछ खरीदी करी है और कुछ आगे बेचा है, उसका रिजल्ट है जो आपके पास स्टॉक बचा हुआ है। सो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शंस। इट इज़ बाय इटसेल्फ नॉट अ ट्रांजैक्शन, वो अपने आप में ट्रांजैक्शन नहीं है, पर वो आपके ट्रांजैक्शंस का रिजल्ट है। वैसे ही एक टाइम, समय ख़त्म होता है, 3 महीने ख़त्म होते हैं, 6 महीने या साल भर हो जाता है, एंड यू वांट टू नो कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया है, तो वो भी प्रॉफिट बाय इटसेल्फ अपने आप में ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इट इज़ एन इवेंट, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो इवेंट्स जो हैं वो रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ना हो सकते हैं। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है, उसका एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि सपोज आग लगी है दुकान में। ठीक है, अब आपने ट्रांजैक्शन तो नहीं करी, आपने किसी को बोला नहीं था मेरे लिए आग लगा देना और मैं इतने पैसे दे दूंगा, तो आग लग गई है सपोज दुकान में, तो अब आपको वो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, क्या क्या नुकसान हो गया, क्या क्या जल गया। ठीक है, तो वो इवेंट है जिसको आप रिकॉर्ड करें। ठीक है, अभी थोड़ा इस पे और हम समझते हैं इसको डीपली, इसमें और डेप्थ में जाते हैं। इवेंट्स भी हम जैसे जैसे सम्स आएंगे उनमें बहुत डिटेल में पढ़ते जाएंगे कि इनको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करते हैं और इवेंट्स हम सम्स में अपनी प्रॉब्लम्स में देखते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन में मैंने बोला है कि या तो एक पर्सन है, इंसान, आप, मैं, कोई भी एक पर्सन है, या एक ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसका एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मीन्स गिव एंड टेक विथ अनदर पर्सन और अनदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कोई पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक्सचेंज हो रहा है, कुछ दे रहे हैं बदले में कुछ ले रहे हैं, या फिर कुछ ले रहे हैं बदले में कुछ दे रहे हैं विद अनदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, वो है एक ट्रांजैक्शन। अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। या तो मैं इस इंसान को कैश दे सकती हूँ, दिस कैश इंक्लूड्स पेमेंट बाय चेक, यूपीआई, जो भी कैश, बैंक, जो भी, तो या तो मैं कैश दे सकती हूँ। सपोज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप मार्केट गए हैं, ठीक है, और आपने सब्ज़ी खरीदी है और आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो दवाइयाँ खरीदी मेडिकल स्टोर से, तो दोनों केस में आपने सब्ज़ी ली, आपने दवाइयाँ ली, बदले में आपने कैश पे किया। ठीक है, तो आपके पास सब्ज़ी या दवाई आई और आपने उसके बदले में कैश पे किया, तो या तो मैं कैश पे कर सकती हूँ या मैं कैश ले सकती हूँ, रिसीव कर सकती हूँ, राइट।
वो स्टेशनरी शॉप ने या वो सब्जी वाले ने अपनी सब्जी दे के कैश लिया है बदले में, ठीक है। तो अगर वो स्टेशनरी शॉप को यहाँ रखूँ, उसके एंगल से सोचो, तो उसने कैश लिया है कोई चीज़ दे के, तो या तो ये कैश, एंड दिस इंक्लूड्स पेमेंट बाय बैंक ऑल्सो, ठीक है, ले दे सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का एक और नाम आप अकाउंटेंसी में टेक्निकल टर्म बोलना चाहते हो तो फिक्स्ड, FIXED, फिक्स्ड एसेट। बेसिकली आपका फिक्स्ड एसेट या आपकी प्रॉपर्टी वो चीज़ हैं जो जनरली 1 साल से लंबे टाइम तक के चलती हैं। 1 साल हमने एक स्टैंडर्ड माना हुआ है अकाउंट्स में। जैसे कि सपोज बिल्डिंग है कोई, ठीक है। अब बिल्डिंग 1 साल में अपने आप टूट के नहीं गिर जाती ना, जिसने बिल्डिंग बनाई है वो हर साल उसको तोड़ के वापस पूरी फ्रॉम स्क्रैच ज़ीरो नई खड़ा करता है। जो चीज़ें 1 साल से लंबे टाइम तक चलती हैं वो आपकी प्रॉपर्टी या फिक्स्ड एसेट होगी। इसका एग्जाम्पल आप देख लो, बिल्डिंग, ठीक है। अब जो बिल्डर है वो हर साल वो बिल्डिंग को डिमोलिश करके हर साल नई बिल्डिंग नहीं बनाता है, ठीक है। या कार है, आप हर साल नई कार नहीं खरीदते हैं। तो हमने एक अकाउंटेंसी में स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि जिस भी चीज़ का ओवर 1 ईयर, सालों साल आपको बेनिफिट होता रहेगा, उस चीज़ को आप यूज़ करते रहेंगे, उस चीज़ की लाइफ उतनी है, वो कंज्यूम नहीं हो जाएगी थोड़े से टाइम में। कंज्यूम मतलब यूज़ करके ख़त्म नहीं हो जाएगी, आप यूज़ करते रहेंगे ओवर अ लॉन्ग टाइम, वो कंज्यूम होगी लंबे टाइम में, ठीक है। वो चीज़ें आपकी फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है। जैसे आपका घर हो गया, आपका ऑफिस स्पेस होगी, आपकी व्हीकल हो गई, आपका फर्नीचर हो गया, ठीक है। ये आप लंबे टाइम तक यूज़ करते हैं, तो ये आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी है। या तो आप कोई प्रॉपर्टी दे सकते हो और या तो आप कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। आप प्रॉपर्टी कुछ बेच सकते हो या ले सकते हो। इसका मैंने एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि आप फर्नीचर डीलर के पास जाते हो, आपको पता लगता है वो आप एक कार ख़रीदना चाह रहा है, आपको 1 लाख की अपनी कार बेचनी है और 1 लाख का फर्नीचर भी आपको चाहिए। एंड ही अग्रीज कि चलो ऐसे करो, आप अपनी कार मुझे 1 लाख में बेच दो और मेरे पास से 1 लाख का फर्नीचर ले जाओ। तो ये ट्रांजैक्शन है जिसमें डायरेक्टली कैश इन्वॉल्व नहीं है, बस प्रॉपर्टीज़ एक्सचेंज हो गई, तो वो भी चलता है बिकॉज प्रॉपर्टीज़ की मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आपकी कार 1 लाख की, उसका फर्नीचर 1 लाख का, एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में, सो इट इज़ अ वैलिड, एक प्रॉपर ट्रांजैक्शन है, ठीक है। कैश प्रॉपर्टी या फिर गुड्स। अब यहाँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए, गुड्स जो है वो अकाउंट्स में एक टेक्निकल टर्म है। मतलब अभी तक के गुड्स का मतलब जो आप समझते आए हैं, अकाउंटेंसी में उससे थोड़ा अलग मतलब है। कैसे? आप में से किसी से भी मैं पूछूंगी गुड्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे जो भी चीज़ को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें टैंजिबल है, दैट कैन बी सीन, टच्ड, फेल्ट, वो गुड्स हैं। ये भी गुड्स हैं, मार्कर, ठीक है। ये रजिस्टर भी गुड्स हैं, ठीक है। ये मैंने क्लोथ्स पहने हुए हैं, वो भी गुड्स हैं। हर चीज़ को आप, ये बोर्ड जो है लगा हुआ है, ये भी गुड्स है। आप हर चीज़ को बेसिकली डिक्शनरी डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन अगर देखेंगे तो हर चीज़ ही गुड्स है, जैसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो। अकाउंटेंसी में गुड्स लेकिन इतना बड़ा मीनिंग नहीं है। अकाउंटेंसी में गुड्स सिर्फ वही है जो आइटम्स में आप डील करते हैं। डील करते हैं मतलब जिन आइटम्स को आप बेचते हैं, सिर्फ वही गुड्स हैं। तो गुड्स क्या हुए अकाउंटेंसी में? गुड्स बेसिकली वो हैं आइटम्स दैट यू डील इन। डील इन मतलब आइटम्स दैट यू सेल। तो
एक स्टेशनरी शॉप के लिए मार्कर, रजिस्टर, वो सारी चीज़ें जो वो बेचते हैं वो गुड्स हैं, ठीक है। लेकिन वहीं एक गारमेंट स्टोर के लिए, कपड़ों की दुकान के लिए, उनको भी तो स्टेशनरी चाहिए होगी, उनको भी कुछ पेन पेपर चाहिए होगा, कुछ लिखने के लिए, कुछ रिसीट बनाने के लिए, अपना रिकॉर्ड रखने के लिए। तो वो भी स्टेशनरी यूज़ ज़रूर करते होंगे, पर स्टेशनरी वो वाले उनके लिए गुड्स नहीं है। जो कपड़े वो बेच रहे हैं वो उनके लिए गुड्स हैं, ठीक है। आइटम्स दैट यू डील इन और सेल आर गुड्स. Now these items can be produced or manufactured by you. ये आइटम्स आप खुद बना के बेच सकते हैं या फिर ये किसी और से खरीद के उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के आप उसे आगे बेच सकते हैं, ठीक है। Purchased and sold. These can be produced or manufactured and sold. या रेडीमेड बने बनाए आपने ऐसे खरीद लिए, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया, तो इस केस में आप मैन्युफैक्चरर हो गए, ठीक है। इस केस में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप एक ट्रेडर हो गए। दोनों केसेस में जो भी आइटम्स आप बेचते हैं सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स आपके गुड्स हैं, ये प्लीज़ ध्यान में रखिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है मैं आपको बताती हूँ। सपोज़ फर्नीचर डीलर मैंने आपको बोला, अब वो फर्नीचर डीलर से मैंने अपने जिसको अपनी कार दी है, वो फर्नीचर डीलर से मैं अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर खरीद रही थी, ठीक है। अब मेरे लिए वो फर्नीचर जो है मैंने ख़रीदा है, वो मैं 1 साल में यूज़ करके फेंक तो नहीं दूँगी, लंबा ही चलेगा। हम यही मेंटालिटी से ख़रीदते हैं कि इसको लंबा चलाएंगे, ठीक है। तो वो मेरे लिए एक फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी है। लेकिन जो फर्नीचर डीलर बेच रहा है उसके लिए वो गुड्स है। तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों के। एक ही ट्रांजैक्शन है लेकिन उस ट्रांजैक्शन का मतलब दोनों के लिए कितना डिफरेंट निकलता है कि फर्नीचर डीलर के लिए वो गुड्स है, उसके लिए वो रेगुलर सेल्स है, रोज़मर्रा हर रोज़ हर दूसरे दिन वो फर्नीचर बेचता है। मेरे लिए फर्नीचर खरीदना बड़ी बात है, मेरे लिए वो फिक्स्ड एसेट है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक बड़ा खर्चा है। तो आप जिस भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हो, ये प्लीज़ आइडेंटिफाई करो कि उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंसान की के गुड्स क्या हैं, ठीक है। जो चीज़ें वो बेचता है वो गुड्स हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं। स्टेशनरी शॉप का मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेन्स पेंसिल्स मार्कर्स नोटबुक्स जो वो बेचते हैं वो उनके गुड्स हैं। वहीं पे अगर बड़ी स्टेशनरी शॉप रही तो एक कंप्यूटर लगा रहेगा, ठीक है, जिसमें वो रिसीट बना देते होंगे, तो वो कंप्यूटर उनका गुड्स नहीं है। हो सकता है एसी या कोई कूलर लगा हो, फ़ैन लगे हो, वो उनके गुड्स नहीं है। लेकिन एसी बेचने वाली अगर कंपनी रही तो वो उनके लिए गुड्स रहेंगे, तो उनको बेचना उनके लिए रेगुलर सेल्स होगी। लेकिन ये दुकान के लिए वो एक एसेट है या प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो लंबे टाइम तक यूज़ करेंगे। तो या आप गुड्स बेच सकते हो, वैसे ही आप गुड्स खरीद भी सकते हो। मैंने बोला ना, परचेज एंड सेल भी कर सकते हो गुड्स को। मैंने किसी से ख़रीदा, उसको आगे जाके प्रॉफिट में बेचूंगी, ठीक है, तो मैं गुड्स भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। या सर्विस या सर्विस। अब सर्विस क्या होती है? सर्विस इज़ बेसिकली, अगर आप गुड्स नहीं दे रहे हो तो आप जनरली सर्विस इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो, आप कोई सर्विसेज ही दे रहे हो। जैसे कि सपोज आई वाज सेलिंग दीज लेक्चर्स एंड चार्जिंग फीस, तो मैं आपको अकाउंट्स की बुक नहीं बेच रही हूँ बना के या लिख के, वो मेरा गुड्स नहीं है, मैं आपको सर्विस बेच रही हूँ, ठीक है। लेक्चर्स, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कोई गुड्स नहीं बेचते हैं, वो आपको देखते हैं आप ठीक हैं कि नहीं, आपको मेडिसिन रेकमेंड कर देते हैं। जो आप केमिस्ट के पास से, दवाइयों की दुकान से मेडिसिन लाएंगे, वो आपको गुड्स बेच रहे हैं। जनरली डॉक्टर्स आपको सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में लिख के
क्या डायग्नोसिस है, कौन सी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए, आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से आप कौन सी मेडिसिन लीजिए, वो सिर्फ लिख के दे देते हैं। वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, वो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। आपने जो लोन लिया है वो आपने गुड्स नहीं खरीदने, वो आपने वापस करना है पैसा यूज़ करके। तो वो यूज़ करने की फैसिलिटी और वो यूज़ करने के लिए जो टाइम पीरियड आप यूज़ कर रहे हो उसका चार्ज है इंटरेस्ट। तो वो सर्विस ले रहा है, ठीक है। सपोज यू कम फॉर योर पीजी सर्विसेज या हॉस्टल सर्विसेज, आप दूसरे सिटी में जाते हो पढ़ने के लिए, तो वो लोग आपको आपके नाम पे नहीं कर दे रहे हैं पीजी, ठीक है, आपको वहाँ रहने दे रहे हैं। तो उसके बदले में वो कुछ रेंट चार्ज करेंगे, ठीक है। तो वो आपको एक सर्विस दे रहे हैं, जहाँ पे भी आपको गुड्स नहीं बेच रहे हैं, जनरली आपको सर्विस ही मिल रही है। या फिर हो सकता है आपने कुछ कंज्यूमेबल्स ले लिए हो, ठीक है। कंज्यूमेबल्स एक थोड़ा सा ब्रॉड कैटेगरी मैंने रखती है। सपोज जैसे मैंने बोला गारमेंट शॉप है आपकी, आप कपड़े बेचते हैं, लेकिन आपको स्टेशनरी की भी तो यूज़ होगी। आप कहीं ना कुछ रिसीट्स बनाने के लिए आपके नोट पैड होंगे, पेन होगा लिखने के लिए, कुछ ना कुछ। तो फिर वो आपके गुड्स नहीं हैं जब आप उन्हें खरीदते हैं, ठीक है, वो आपके गुड्स नहीं है, ना वो कोई सर्विसेज आप खरीद रहे हैं, ठीक है। छोटे मोटे आइटम हैं जो कंज्यूम हो जाएंगे आपके बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में जो आइटम्स कंज्यूम हो जाएंगे वो कंज्यूमेबल्स हैं। अच्छा, अब आप देखिए, मैं यहाँ कंज्यूमेबल नहीं लिख रही, ऊपर वाले आरो में हम कंज्यूमेबल दे नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जो भी अगर हम बेच रहे हैं और वो गुड है और वो कोई चीज़ है तो वो हमारा गुड हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से ईजिली समझाती हूँ। गारमेंट स्टोर अगर स्टेशनरी खरीद रहा है तो वो गारमेंट नहीं खरीद रहा, ठीक है, तो गुड्स नहीं खरीद रहा, कोई सर्विस नहीं खरीद रहा, कंज्यूमेबल खरीद रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आपके बिजनेस में लग जाएंगी, छोटी मोटी चीज़ें जो आपकी गुड्स नहीं हैं लेकिन कंज्यूम हो जाएंगी, यूज़ हो जाएंगी, वो आपकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना वो आपकी बिल्डिंग है, ना वो कैश है, ना वो कैश है, ना वो प्रॉपर्टी है, ना गुड्स है, ना सर्विस है, पर फिर भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपको चाहिए होती है। जैसे आपको कैलकुलेटर चाहिए होता है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें, तो वो आपके कंज्यूमेबल्स हैं। स्टेशनरी शॉप से मैंने स्टेशनरी खरीदी, मेरी कपड़ों की दुकान है, वो मेरा कंज्यूमेबल है। स्टेशनरी शॉप के लिए वो गुड्स हैं, तो आप कंज्यूमेबल नहीं बेच रहे हो। अगर आप वो चीज़ को बेच रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपकी गुड हो जाती है, बिकॉज इट बिकम्स एन आइटम दैट यू डील इन और सेल। तो मैंने यहाँ पे सी नहीं लिखा है, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रांजैक्शन में या तो कैश का लेन देन हो रहा है, बाय इटसेल्फ कैश का लेन देन नहीं होता, इतना कॉमन सेंस वी हैव टू यूज़ कि कैश लिया और उतना ही कैश वापस, कैश दिया और उतना ही कैश वापस लिया, तो दैट डजंट मेक अ ट्रांजैक्शन। लेकिन आप कोई भी और चीज़ दे सकते हो और बदले में कैश ले सकते हो, या कोई भी और चीज़ ले सकते हो और बदले में कैश दे सकते हो, ठीक है। या फिर आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, या फिर आप गुड्स दे रहे हो, गुड्स ले रहे हो, सर्विस दे रहे हो, सर्विस ले रहे हो, या कोई कंज्यूमेबल ले रहे हो, उसके बदले आप अपना कैश दे रहे हो या गुड्स दे रहे हो। जनरली आप कंज्यूमेबल के लिए प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन का, कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सचेंज हो सकता है। आपने कैश दिया, प्रॉपर्टी दिया, गुड्स दिया, सर्विसेज दिया, उसके बदले में कैश लिया, प्रॉपर्टी लिया, गुड्स लिया, सर्विसेज लिया, कंज्यूमेबल लिया, कोई भी आपस में मिक्स एंड मैच हो सकता है, कोई भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सचेंज हो सकता है। बस ये चीज़ होनी चाहिए दो लोगों के, दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और उन चीज़ों में जिनकी कोई मॉनेटरी या मनी वैल्यू है और उसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट हो आप पे। अब आप ये समझिए कि इस एग्जाम्पल में इमीडिएट एक्सचेंज हो गया, एक हाथ से कुछ दिया, दूसरे हाथ से कुछ लिया, पर हो सकता है ये दोनों चीज़ों में डिले हो। एग्जाम्पल लीजिए, आप किराने की दुकान जाते हैं, अपने ग्रोसरी स्टोर जाते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी रेगुलर कस्टमर्स का खाता चलता है, अकाउंट चलता है। वो बेसिकली बोलते हैं कि आपकी मम्मा बेसिकली फ़ोन कर देती होंगी कि मैं अपने बेटे को भेज रही हूँ,
इसके हाथ आधा किलो दाल, 1 किलो वीट, ये सब भेज देना और हिसाब में लिख लेना, ठीक है। वो आप वीकली, मंथली, जैसे भी आपका कस्टमरी है, जो भी आपका फिक्स्ड है, ठीक है, आपस में वैसे आप हिसाब क्लियर कर लेते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे वो ग्रोसरी स्टोर ने आपको गुड्स दे तो दिया, ठीक है, गुड्स दे तो दिया, लेकिन अभी उसको कैश नहीं मिला है, हफ्ते बाद मिलेगा, महीने बाद मिलेगा, वो डिले हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही ये एक्सचेंज में एक ही साइड का अभी हो और दूसरे साइड की चीज़ बाद में हो। सपोज मैंने प्रॉपर्टी बेची है, लेकिन जिसको बेची है वो मेरे चाचा ही हैं, ठीक है। तो मैंने उनको बोल दिया कि चाचा मैं आपको कार बेच रही हूँ, आप कार अभी ले जाइए, पैसों की क्या बात है, आप नेक्स्ट मंथ मेरे को पे कर देना। तो वो अभी ये साइड की चीज़ हो गई है, उसके बदले में ये साइड की चीज़ अभी नहीं हुई है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इन इट सेल्फ इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन। इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक वे विथ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है, हम बस आगे पढ़ने ही वाले हैं। इसको भी हम सिस्टमैटिकली डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड करेंगे, मतलब 2 एस्पेक्ट्स होंगे, ठीक है। इसमें भी 2 एस्पेक्ट्स होंगे। सिर्फ ये हुआ तो मतलब ये वाला पोर्शन नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ तो भी अपने आप में एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड होगी। आप लिख के तो रखेंगे, वो ग्रोसरी स्टोर जो आपको दे रहा है फ्री में, वो अपने पास लिख तो रहा है कि इतने की दाल कम हुई, इतने की सेल हुई मेरी, तो दाल के स्टॉक में से भी इतना कम हुआ, इतने का मेरा वीट कम हुआ, लिख के तो रख रहा है ना। तो यू हैव टू रिकॉर्ड इट इवन इफ़ यू अग्री टू टेक पेमेंट लेटर, बल्कि और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिकॉर्ड करके रख लेना, ठीक है। सिर्फ इतना भी हो सकता है या सिर्फ इतना भी हो सकता है कि अभी ये हो गया है, सिर्फ इतना भी हो सकता है नीचे वाला पोर्शन। आप वो ग्रोसरी स्टोर से कुछ कंज्यूमेबल्स, जो चीज़ें आप खाते हैं, वो आप ले आए हैं, ठीक है। आपने अभी उसको पैसे देने बाकी हैं, उसके बदले में कुछ देना बाकी है। दिस दिस इज वन, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। दिस इज 2, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन इन इट सेल्फ जो रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज 3, दिस इज ऑल्सो अ ट्रांजैक्शन इन इट सेल्फ। हाथों हाथ एक्सचेंज होना ज़रूरी नहीं है, अभी कोई एक एस्पेक्ट हो गया है तो वो बाय इटसेल्फ भी एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिकली डबल एंट्री सिस्टम के साथ। ये सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग विद डबल एंट्री सिस्टम क्या है एंड मोर इम्पोर्टेंटली क्यों है, ये हम समझेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो अकाउंट्स को और आगे जाके इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बनाने के लिए प्लीज़ कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइबिंग टू बनाना अकेडमी चैनल। ऑलराइट, थैंक यू।